Devaluation. Devaluation is the reduction of value of home currency in relation to the value of foreign currency. Devaluation को अवमूल्यन बोलते हैं हम। इसका मीनिंग ये रहता है कि कोई भी कंट्री है अपनी करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के सामने डाउन कर देती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे $1 बराबर में 75 रुपीज़ है, ठीक है। अब अगर कोई कंट्री डेवल्यूशन करेगी अपने रुपीज़ का, तो क्या करेगी, 75 को 76 या 77 करेगी। ये डेवल्यूशन है। ऐसे नहीं कि 75 को हम 74 कर देंगे, 73 कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम 75 को 74 या 73 करेंगे तो क्या होगा, $1 बराबर में 73 रुपीज़ हो रहा है, मतलब रुपीज़ की वैल्यू बढ़ रही है। तो ये डेवल्यूशन नहीं हुआ। 75 से 76 या 77 करेंगे तो क्या होगा, रुपीज़ की वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम हो रही है। क्यों? डॉलर बढ़ रहा है, महंगा हो रहा है। 75 रुपीज़ का आ रहा था पहले $1, अब वो 76 या 77 का आ रहा है, मतलब हमारे रुपीज़ का डेवल्यूशन हुआ है, वैल्यू उसकी डाउन हुई है। तो डेवल्यूशन में कोई भी कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के सामने डाउन कर देती है। इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा टर्म्स ऑफ ट्रेड पे? इससे क्या होगा, हमारे जो इंपोर्ट है वो और एक्सपेंसिव हो जाएंगे और एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। तो इससे जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे को इंपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा पैसे चुकाना पड़ेगा और एक्सपोर्ट हमारे सस्ते हो जाएंगे, कम रुपए मिलेंगे। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे अनफेवरेबल हो जाएंगे। डेवल्यूशन को अच्छे से करना, इसको दोबारा सुन लेना। डेवल्यूशन में हम अपनी करेंसी की वैल्यू डाउन करेंगे। 75 अगर है तो उसे 76 या 77 करेंगे। डेवल्यूशन का मतलब ये नहीं कि 75 है डॉलर के मुकाबले तो 75 को 73 या 74 कर दिया, कम नहीं करना। यानी ज़्यादा करेंगे तब जाके रुपीज़ की वैल्यू डाउन होगी फॉरेन करेंसी के साथ। चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन। कंट्री जो इंडस्ट्रियल और कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करती है और अगर उन गुड्स की डिमांड अच्छी है, डिमांड ग्लोबल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा है, तो उस कंट्री का टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल रहेगा। इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल गुड्स, अगर कोई कंट्री प्राइमरी एंड एग्रीकल्चर गुड्स, प्राइमरी गुड्स यानी जो रॉ मटेरियल बनाते हैं, जैसे रॉ मटेरियल जो प्रोड्यूस करते हैं वो, प्राइमरी एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करती है जो कंट्री, उसके लिए टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल रहेगा। ये फेवरेबल लिखा हुआ है, इसको गलत मिस्टेक से लिखा हुआ है तो इसको अनफेवरेबल पढ़े। रीज़न उसका क्या है? रीज़न उसका ये है कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेंगे उसको क्या करना पड़ेगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना अपने को। उसके लिए क्या चाहिए हमको, मशीनरी चाहिए या इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, कैपिटल इक्विपमेंट हमारे को चाहिए उसको कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो अनफेवरेबल हमारी जाएंगी। नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी हम किस तरह का इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो कंपनियां कैपिटल और इंडस्ट्रियल गुड्स का एक्सपोर्ट करती हैं उनका टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल रहेगा, और जो एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करती हैं उनका अनफेवरेबल रहेगा। क्यों रहेगा? रीज़न क्या है? डिमांड किसकी है? डिमांड ज़्यादा शुगर क्रेन की है या शुगर की है? शुगर की है। शुगर क्रेन यानी गन्ने की डिमांड इतनी थोड़ी है, गन्ना प्राइमरी प्रोडक्ट है, फिनिश्ड क्या है, शुगर है, तो शुगर की डिमांड ज़्यादा है। शुगर कैसे बनेगी? शुगर बनेगी इंडस्ट्रियल आउटपुट से, यानी कि हमें उसे इंडस्ट्रीज़ में, गन्ने को हम जब इंडस्ट्री में लेके जाएंगे तो उसकी प्रोसेस के थ्रू वो शुगर में कन्वर्ट होगा। तो हम एक्सपोर्ट करेंगे प्राइमरी प्रोडक्ट, देन हमको फिनिश गुड्स क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। जबकि जो कंट्री डायरेक्ट
फिनिश गुड्स यानी जैसे कैपिटल गुड्स या इंडस्ट्रियल गुड्स जो भी बन रहे हैं उनको एक्सपोर्ट करें तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, तो उसके लिए फेवरेबल टर्म्स रहेगी। और जो एग्रीकल्चर एंड प्राइमरी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे हैं या प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके लिए अनफेवरेबल रहेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है अनफेवरेबल रह सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशंस, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि किसी कंट्री ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया है, कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया है। अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू इंपोर्ट से ज़्यादा है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड हमारे फेवरेबल रहेंगे, अगर इंपोर्ट की वैल्यू एक्सपोर्ट से ज़्यादा है तो टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल हमारे रहेंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन से भी हमको टर्म्स ऑफ ट्रेड की कंडीशंस पता चलती हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट में कोई ऐसा प्रोडक्ट है, गुड्स है, जिसको हम क्या कर रहे हैं फ़ॉरेन से मंगा रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं। अब क्या है वो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन होने लग गया उसका, और हम धीरे धीरे उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, ऑब्वियसली फ़ॉरेन प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम हो जाएगी, हम उसका इंपोर्ट कम करेंगे और जो कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है उसका यूज़ ज़्यादा करेंगे, तो ऑब्वियसली हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा। इंपोर्ट कम होगा तो एक्सपोर्ट भले ही उतने जितने पहली वैल्यू थी उतनी रहेगी, तो भी हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल में आ जाएगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट मतलब में कोई ऐसा प्रोडक्ट हमने खुद ही बना लिया जो हम बाहर के देशों में बना रहे थे, बाहर के देशों से यूज़ कर रहे थे, हम उसको हमने खुद ही बनाना स्टार्ट कर दिया, खुद ही हम उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं और हमारी कंट्री के अंदर ही उसकी सप्लाई हो रही है, तो फ़ौरन से हमारे को वो चीज़ मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, जिससे क्या है हमारा इंपोर्ट कम हो रहा है। इंपोर्ट कम होगा तो ऑब्वियसली हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड फेवरेबल कंडीशंस में जाएगा। पॉपुलेशन साइज़, पॉपुलेशन साइज़ भी टर्म्स ऑफ ट्रेड को अफेक्ट करता है। जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वो क्या करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा करेंगे, और अगर उनके पास सप्लाई नहीं है उस कंट्री के अंदर तो उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा उस डिमांड को पूरा करने के लिए, तो ऑब्वियसली टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल की ओर जाएगा। कॉन्ट्ररी कंडीशन में देखें, अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन साइज़ कम है तो उसकी डिमांड भी कम रहेगी, डिमांड्स कम रहेगी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, और कंडीशंस भी क्या रहेंगी, फेवरेबल रहेंगी। अब इसको हम दूसरे एंगल से भी देख लेते हैं। जिस कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो क्या पता ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर सके, क्योंकि लेबर ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी भी अच्छी होगी। अगर सभी जो उसकी पॉपुलेशन है काफ़ी एडवांस्ड होगी, स्किल्ड होगी, तो वो खुद ही प्रोडक्शन कर सकते हैं और अपनी सप्लाई जितनी चाहिए उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। पॉलिटिकल कंडीशंस, किसी कंट्री की पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी है, अगर पॉलिटिकल पीस एंड सिक्योरिटी है और जो पॉलिटिकल फ्लक्चुएशन है वो कम है कंट्री के अंदर, तो क्या होगा, कंडीशंस फेवरेबल होंगी। अगर पॉलिटिकल फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहेंगी, उस कंट्री के अंदर पीस नहीं है, वॉर होती रह रही है, ठीक है, तो क्या रहेगा, प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा, उससे प्रोडक्शन कम होगा तो एक्सपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट कम होगा तो क्या रहेगा, हमारा कंडीशंस अनफेवरेबल रहेंगी। फॉरेन कैपिटल मूवमेंट, फॉरेन कैपिटल मूवमेंट मतलब किसी कंट्री के अंदर फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो या आउटफ्लो होना। अगर किसी कंट्री के अंदर फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो होगा तो ऑब्वियसली उसका टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज़ होगा, ये इनडायरेक्टली है, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। और अगर फॉरेन कैपिटल का आउटफ्लो होगा तो उस कंपनी में तो उस कंट्री का क्या रहेगा, हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड अनफेवरेबल की ओर जाएगा। कैसे हो सकता है, फॉरेन कैपिटल जितनी इंडिया के अंदर आएगी, मान के चलो कंट्री इंडिया है, इंडिया के अंदर फॉरेन कैपिटल आएगी तो प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट भी होगी, और
इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होगा हमारा, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा होगा, जिससे टर्म्स ऑफ ट्रेड इंक्रीज़ होंगे। तो ये हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड के फैक्टर हैं